शहद की मक्खी एक छोटा सा भनभनाता हुआ कीड़ा जिसे आज हम या तो शहद के लिए जानते हैं या फिर पॉलिनेशन के लिए। लेकिन क्या ये बात दिलचस्प नहीं कि इसी मक्खी को कभी एक देवता का आंसू समझा जाता था, फिर एक पूरी सल्तनत की अलामत और आखिर में एक कारामद मशीन। आइए इस नन्ही सी मखलूक के नाकाबिले यकीन सफ़र पर चलते हैं जो अकीदीम दास्तानों से शुरू होकर आज की जदीद सनत तक पहुंचता है। अच्छा, ये एक पहेली की तरह है। एक सूरज देवता, एक शहंशाह और एक मौजिद। इन तीनों में भला क्या मुश्तरक हो सकता है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे। वो है शहद की मक्खी। जी हां, आइए जानते हैं कि इस नन्हे से कीड़े ने तारीख के इन बड़े बड़े नामों को आखिर जोड़ा कैसे। तो चलते हैं कहानी के पहले हिस्से की तरफ। एक ऐसा दौर जब मक्खी सिर्फ एक कीड़ा नहीं थी, ये एक मुकद्दस मखलूक थी जो देवताओं के आंसुओं से पैदा हुई थी और मुस्तकबिल के राज बताती थी। ये देवता के रूप में मक्खी का दौर था। हमारी कहानी का आगाज होता है कदीम मिस्र से, जहां एक बहुत ताकतवर दास्तान सुनाई जाती थी कि शहद की मक्खियां सूरज देवता रा के आंसुओं से पैदा हुईं। अब जरा सोचिए, इस एक बात ने मक्खी का दर्जा कितना बुलंद कर दिया। वो अब सिर्फ एक कीड़ा नहीं रही, बल्कि देवता के वजूद का एक जिंदा हिस्सा बन गई, जिसका एहतराम लाजिम था। और मिस्र में मक्खी की ये अहमियत आपको हर जगह नजर आएगी। वो सिर्फ शहद नहीं देती थीं, वो ताकत की अलामत थी। फिरौन के सरकारी अलकाबात में मक्खी का निशान शामिल होता था, जो ज़ेरे मिस्र पर उसकी हुक्मरानी को जाहिर करता था। यहाँ तक कि मजहबी रसूमात से लेकर लाशों को हनूत करने तक इस मुकद्दस कीड़े का किरदार बिल्कुल मरकजी था। अच्छा, मिस्र से निकलकर अब चलते हैं यूनान की तरफ, जहां मक्खियों का एहतराम एक नए ही अंदाज में नजर आता है। उनके लिए तो मक्खी का लफ्ज यानी मेलिसा खुद एक पूरी कहानी है। ये नाम एक ऐसी जलपरी का था जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी ने सबसे पहले इंसानों को शहद जैसा अनमोल तोहफा दिया था। यूनान में तो मामला और भी गहरा था। वहां मक्खी सिर्फ शहद नहीं लाती थी, बल्कि हिकमत और पेशनगोई का पैगाम भी लाती थी। इसका सबसे बड़ा सबूत डेल्फी के मुकद्दस मकाम पर मिलता है, जहां की मशहूर ज़माना काहिना की बातें सल्तनतें बना और गिरा सकती थीं। और कहा जाता था कि इसकी इन पुरस्रार पेशनगोइयों के पीछे दरअसल मक्खियों की सरगोशियां होती थीं, जो उसे देवताओं का पैगाम पहुंचाती थीं। यहाँ से कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता मक्खी को देवता के तौर पर देखना कम कर दिया और उसके छत्ते में अपने माशरे का अक्स देखना शुरू कर दिया। मक्खी का छत्ता एक बेहतरीन इस्तियारा बन गया, एक ऐसा आईना जिसमें हर कोई अपनी मर्जी का समाज देख रहा था। देखें ये कितना दिलचस्प है। एक ही छत्ता लेकिन दो बिल्कुल अलग कहानियां। कुरून वस्ता की बादशाहतों ने छत्ते को देखकर कहा, देखो, मलका मक्खी बिल्कुल खुदा के मुंतखब बादशाह की तरह है और बाकी सब उसकी फरमाबरदार रआया। ये तो फितरत का कानून है। लेकिन फिर कई सदियों बाद नेपोलियन ने उसी छत्ते को देखा और कहा, नहीं, ये तो मेहनतकश शहरियों की एक सल्तनत है, जहां हर मक्खी की अहमियत उसके काम से है, न कि उसकी पैदाइश से। और नेपोलियन के लिए ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, बल्कि एक ज़बरदस्त सियासी हथियार था। इसने पुरानी बादशाहत की शाही अलामत को अपने ताजपोशी के लिबास से हटवा दिया और उसकी जगह 300 से ज़्यादा सुनहरी मक्खियां टांग दीं। ये एक वाज़े पैगाम था, पुराना दौर ख़त्म, अब मेहनत और नज़्म-ओ-ज़ब्त का नया फ्रांस शुरू हो चुका है। लेकिन क्या सभी मक्खी को इसी नज़र से देखते थे? ताकत और हुक्मरानी की अलामत? नहीं, बिल्कुल नहीं। कदीम माया तहज़ीब हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर दिखाती है। उनके लिए छत्ता कोई सल्तनत नहीं था जिसे कंट्रोल किया जाए, बल्कि फितरत का एक मुकद्दस हिस्सा था जिसके साथ हम आहंगी से रहना था। उनका रिश्ता इस्तेहसाल का नहीं था, बल्कि बामी एहतराम का था। और अब हम पहुंचते हैं अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे ड्रामाई बाब पर। यहां मक्खी ना देवता है, ना इस्तियारा। 19वीं सदी के सनती इनकलाब में मक्खी एक मशीन बनने वाली थी, और इस तब्दीली ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हजारों सालों से शहद की मक्खी पालने वालों के सामने एक बहुत बड़ा बल्कि एक जालिमाना मसला था। शहद की फसल का मतलब था मक्खियों की मौत। भूसे से बने इन रिवायती छतों से शहद निकालने का वाहिद तरीका अक्सर यही होता था कि पूरे छत्ते को तबाह कर दिया जाए और उसकी हजारों मक्खियों को मार दिया जाए। ये एक बहुत बड़ी कीमत थी जो अदा करनी पड़ती थी। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ ये पुराना तबाहकुन स्केप छत्ता है जिसका अंजाम तबाही था, और दूसरी तरफ वो इनकलाबी इजाद है जिसने सब कुछ बदल दिया, यानी लैंगस्ट्रॉथ का छत्ता। और इस सदियों पुरानी मुश्किल का हल किसी बड़ी मशीन या केमिकल से नहीं आया। नहीं, ये हल एक अमरीकी पादरी रेवरेंड लैंगस्ट्रॉथ की तेज नज़र से आया। उसने मक्खियों के रवैये में एक ऐसी छोटी सी बात नोट की जिसे हजारों सालों से सब नज़रअंदाज करते आ रहे थे।
اور اسی چھوٹی سی بات میں انقلاب چھپا تھا۔ اور وہ انقلابی دریافت تھی مکھی کی جگہ یا بی اسپیس۔ لینگسٹروتھ نے یہ دیکھا کہ مکھیاں تقریباً 8 میں سے 3 انچ کی جگہ کو ہمیشہ کھلا رکھتی ہیں۔ اس سے کم جگہ کو وہ گوند سے بند کر دیتی ہیں اور اس سے زیادہ جگہ میں نیا چھتا بنا لیتی ہیں۔ بس یہی وہ راز تھا۔ اسی اصول کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ایک ایسا چھتا بنایا جس کے فریموں کو آسانی سے باہر نکالا جا سکتا تھا بغیر مکھیوں کو یا چھتے کو نقصان پہنچائے۔ یہ ایک چھوٹی سی دریافت لگتی ہے، لیکن اس کے نتائج بہت بڑے تھے۔ اس ایک اصول نے شہد کی مکھی پالنے کو گھر کے پچھواڑے کے ایک مشغلے سے اٹھا کر ایک عالمی زرعی صنعت بنا دیا۔ اب شہد کی پیداوار بڑے پیمانے پر ممکن تھی اور فصلوں کی پولینیشن کے لیے مکھیوں کو ہزاروں میل دور بھی لے جایا جا سکتا تھا۔ مکھی اب ایک مشین بن چکی تھی۔ تو یہ رہا ہمارا پورا سفر۔ ہم نے مکھی کو مصر میں دیوتا کے آنسوں کے طور پر دیکھا، یونان میں ایک پیشن گوئی کرنے والی مخلوق کے طور پر، نپولین کی نظر میں ایک محنت کا شہری کے طور پر، اور آخر میں لینگسٹروتھ کے ہاتھوں ایک پروڈکشن یونٹ یعنی ایک مشین کے طور پر۔ یہ مکھی کا نہیں بلکہ مکھی کے بارے میں ہمارے بدلتے ہوئے خیالات کا سفر ہے۔ آخر میں یہ کہانی مکھی سے زیادہ خود ہمارے بارے میں ہے۔ ایک دیوتا کے آنسو سے لے کر ایک پروڈکشن یونٹ تک کا یہ سفر، یہ تبدیلی دکھاتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے خود کو اور فطرت میں اپنے مقام کو کیسے دیکھا ہے۔ ہر دور نے مکھی میں دراصل اپنا ہی عکس دیکھا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ہم نے مکھی کو ایک مؤثر مشین میں بدل دیا۔ اس سے ہمیں بے پناہ فائدہ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کارکردگی کی دوڑ میں کیا ہم نے فطرت کے ساتھ وہ روحانی اور مقدس رشتہ کہیں کھو دیا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کے لیے بہت اہم تھا؟ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔